12 साल के इस लड़के ने एक नया साइंसी कारनामा अंजाम दिया है। एक ऑटोमेटिक साइकिल इसने तैयार कर दिए सिर्फ 9,000 रुपये के खर्च में। क्या है इसकी पूरी डिटेल्स खबर दर खबर में तफसील से जानेंगे। छत्तीसगढ़ की हुकूमत ने स्कूल में ऐसे गीतों को पढ़ना ज़रूरी कर दिया था जो मुसलमानों के अक़ीदे के ख़िलाफ़ था। अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया है। खबर दर खबर में इसकी भी तफसील जानेंगे। मध्य प्रदेश की एक मुसलमान जज ने गौ रक्षकों को और मॉब लिंचिंग करने वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, तो लगातार उनको धमकी मिल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जज के फेवर में अपना रद्द अमल दिया है। इसके अलावा और भी कुछ अहम खबरें हैं। खबर दर खबर में हर एक की तफसील और डिटेल्स जानेंगे। आपसे गुजारिश है मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आइए अब जानते हैं खबरें तफसील से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। सबसे पहले इस लड़के को देखिए। इसका नाम है अब्दुल्ला इमरान और ये महाराष्ट्र के शोलापुर का रहने वाला है। सिर्फ 12 साल इसकी एज है। पिछले दिनों शोलापुर में एक तकरीरी मुसाबका हुआ था, यानी स्पीच कंपटीशन हुआ था। उसमें अब्दुल्ला इमरान ने भी शिरकत की, हिस्सा लिया और ये जीत गया। जब ये जीत गया तो इनाम में इसको एक साइकिल मिली और उस साइकिल की कीमत है 10,000 रुपये। अब इनाम में मिलने वाली साइकिल को चलाने की जगह उसमें इसने मज़ीद एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, तजर्बा करना शुरू कर दिया। इसने सोलर ख़रीदा, बैटरी ख़रीदी, कुछ और सामान को ख़रीदा और उसके बाद उस साइकिल को इसने ऑटोमेटिक साइकिल बना दिया। अब इसने एक साइकिल तैयार की है। वो साइकिल पैडल मारे बग़ैर चल सकती, यानी बैटरी से चल सकती है। सोलर के ज़रिए भी, यानी सूरज की रोशनी का सहारा लेकर उस साइकिल को चलाया जा सकता है। साइकिल का तस्वुर हमारे और आपके जहन में यह है कि साइकिल एक दो पहिया गाड़ी होती है, पैडल लगा होता है, उसको आप मारेंगे तो साइकिल चलेगी। उसमें किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर जिस गाड़ी में बैटरी लगा रहता है, कोई इंजन लगा रहता है, उसको मोटर साइकिल कहा जाता है। मैंने भी साइकिल चलाई है, आपने भी साइकिल चलाया होगा। लेकिन साइकिल को इसने ऑटोमेटिक साइकिल में तब्दील कर दिया। इसने अपने वालिद से कहा कि मुझे इस साइकिल को कुछ तब्दील करना है, इसको कुछ नया बनाना है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। इसने कुछ सामान ख़रीदवाया और सिर्फ 9,000 रुपये का इसने सामान ख़रीदवाया। उसके बाद इसने उस साइकिल में बैटरी लगा दिया, सोलर प्लेट लगा दिया और अब उस साइकिल को 3 तरीक़े से चलाई जा सकती है। पहला तरीक़ा है पैडल मारकर साइकिल को चलाने का, दूसरा बैटरी के ज़रिए और तकरीबन 25 किलोमीटर तक बैटरी के ज़रिए उस साइकिल को चलाया जा सकता है। और अगर सूरज की रोशनी है तो दिन भर उस साइकिल को सूरज की रोशनी में चलाया जा सकता है। रात होगी तो फिर बैटरी का सहारा लेना पड़ेगा और अगर रात में बैटरी भी ख़त्म हो गई तो फिर पैडल मार कर ही साइकिल को चलाना होगा, जिस तरह साइकिल को चलाया जाता है। उसकी अब्दुल्ला ने बताया, इनकलाब ने भी इस स्टोरी को शाये किया है कि इसने इस साइकिल में सोलर पैनल को लगाया है, बैटरी लगाया है, वॉइस कंट्रोलर लगाया है, स्पीडोमीटर लगाया है, सेंट्रल लॉक सिस्टम इसने लगाया है, जीपीएस और नेटवर्क कंट्रोल वगैरह का इसने इस्तेमाल किया है और इस तरह ये पूरी साइकिल तैयार हो गई है। इसके वालिद का यह भी कहना है कि इससे पहले भी इसने एयर कूलर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। बचपन से ही अब्दुल्ला को ये शौक़ है मशीनों को खोलना, चीज़ों को खोलना, उसको ठीक करना और उसमें कुछ नयापन लाना और फाइनली इसने एक साइकिल ईजाद कर लिया है। अब आइए बात करते हैं आज की दूसरी अहम तरीन ख़बर के बारे में। ख़बर यह है कि छत्तीसगढ़ की हुकूमत का जो फ़ैसला था स्कूलों को लेकर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसे बदल दिया है, उस फैसला को गलत ठहराया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की हुकूमत ने ये लाजिम कर दिया था तमाम सरकारी स्कूलों में कि वहाँ जितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उन सब को हिंदू मज़हब के मुताबिक जो गीत गाए जाती है या जो दुआएं पढ़ी जाती है वो सबको पढ़ना होगा। और उन गीतों के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको मुसलमान नहीं पढ़ सकते, जिनको आदिवासी नहीं पढ़ सकते, जिनको क्रिश्चियन नहीं पढ़ सकते। और सरकार ने हर एक स्टूडेंट के लिए लाजिम और ज़रूरी करार दिया था
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया गया और सरकार ने कह दिया है कि स्कूल में तमाम स्टूडेंट्स को उन तमाम गीतों को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स की मर्ज़ी होगी, वो चाहे तो पढ़ें चाहे तो ना पढ़ें। अब वो गीत क्या क्या हैं जिनको पढ़ने के लिए कहा गया था, उसमें से एक है सरस्वती वंदना, इसी तरह गायत्री मंत्र है, गुरु मंत्र है, शांति मंत्र है, इसके अलावा कुछ और गीत है। ये तमाम गीत हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक है, हिंदू आस्था और अक़ीदे के मुताबिक है और हिंदू धर्म के अलावा या सनातन धर्म के अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के गीतों को नहीं पढ़ सकते हैं। और अब मुसलमानों को राहत मिली है, ईसाइयों को राहत मिली है, आदिवासियों को राहत मिली है, दूसरी कम्युनिटीज़ को राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें इस तरह का गीत नहीं पढ़ना होगा। देश के कुछ और इलाकों में भी कुछ हुकूमतों ने जैसे वंदे मातरम को, इसी तरह कुछ दूसरे गीत को स्कूल में पढ़ना लाजमी करार दे रखा है, जबकि देश के आईन के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, तो हिंदुस्तान का जो भी सरकारी स्कूल होगा वो भी सेकुलर होना चाहिए और वहाँ किसी भी स्टूडेंट को कोई ऐसी गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उन स्टूडेंट्स की आस्था के ख़िलाफ़ हो, उनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो या इनको शिरकी अल्फाज कहने पर मजबूर किया जाता हो। अब आइए बात करते हैं आज की तीसरी अहम तरीन ख़बर के बारे में। ख़बर यह है कि इसराइल की पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर कर लिया है और उस बिल के ज़रिए इसराइल में लाउड स्पीकर से अज़ान पर पाबंदी लगाई जा रही है। अभी लाउड स्पीकर से अज़ान पर इसराइल में पाबंदी नहीं लगी है, लाउड स्पीकर से अज़ान देने का सिलसिला वहाँ जारी है, लेकिन एक इंडिविजुअल बिल पेश किया गया इसराइल की पार्लियामेंट में और इसराइल की पार्लियामेंट के कुल अरकान की तादाद है 120। उनमें से 50 ने बिल के फेवर में वोट किया और 36 ने बिल के ख़िलाफ़ वोट किया। इतमार बिन गोयर जो शिद्दत पसंद है और डिफेंस मिनिस्टर भी है इसराइल में, उसने भी इस बिल को सपोर्ट किया, बल्कि उसकी सरपरस्ती में ही इस बिल को लाया गया। इसराइल में ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं है, बल्कि इसराइल में मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। इसराइल एक कब्ज़ा किया हुआ देश है, फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके इसराइल बनाया गया। अब समझिए कि इसराइल में मुसलमानों की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो दो तरह से है। इसराइल का एक इलाका वो है जो 54% इलाका है और 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन की सरज़मीन तकसीम करके इसराइल के हवाले कर दी और कहा यहाँ पर यहूदियों का एक स्टेट बनेगा। और इसराइल का दूसरा इलाका वो है जो इसराइल ने बाद में फ़लस्तीन की सरज़मीन को कब्ज़ा कर लिया, जो यूनाइटेड नेशन ने भी नहीं दिया था और जिसको दुनिया का कोई भी देश तस्लीम नहीं करता, यूनाइटेड नेशन भी तस्लीम नहीं करता। इसराइल का वो 54% इलाका जो यूनाइटेड नेशन ने तकसीम करके दे दिया था, उसको भी मुस्लिम ममालिक नहीं मानते, फ़लस्तीनी नहीं मानते, क्योंकि वो फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ इलाका है। और दूसरा इलाका वेस्ट बैंक का, ईस्ट यरूशलेम का, और वो दूसरा इलाका है जहाँ बाद में इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। अब जो 54% इलाका है इसराइल का जो यूनाइटेड नेशन ने तकसीम करके दे दिया, या ब्रिटिश एम्पायर ने जो इलाका यहूदियों को इसराइल बनाने के लिए दे दिया था, उस इलाके में भी तकरीबन 15 से 18 लाख मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की आबादी पाई जाती है। उनकी मस्जिदें हैं, उनका मदरसा है, उनका कल्चर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 400 से 450 मस्जिदें उन इलाकों में मौजूद है। 300 इमामों को तो सरकार से बाज़ाब्ता तनख्वाह मिलती है, मदरसे हैं, दूसरी इमारतें हैं। अब उन तमाम मस्जिदों को लेकर ये बिल लाया गया है कि लाउड स्पीकर से अज़ान देने की इजाज़त नहीं होगी। इसराइल में रहने वाले मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की है, हमास ने मुखालफत की है, उसके अलावा अल-फतह ग्रुप ने इसकी मुखालफत की है, फ़लस्तीन की हुकूमत ने मुखालफत की है, कई मुस्लिम देशों ने भी इस बिल का विरोध किया है। उधर इसराइल का कब्ज़ा वेस्ट बैंक में बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अभी भी यहूदियों को लाकर बसाया जा रहा है और फ़लस्तीनियों से उनका इलाका छीना जा रहा है। आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन ख़बर के बारे में, और आज की चौथी अहम तरीन ख़बर यह है कि मध्य प्रदेश की एडिशनल जज तबस्सुम खान को लगातार धमकी दी जा रही है। तबस्सुम खान का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने मॉब लिंचिंग के अपराधियों को, मुजरिमों को उम्र कैद की पिछले दिनों सज़ा सुना दी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक इलाके में शेख नज़ीर अहमद को 50-60 लोगों की भीड़ ने जान से मार दिया था। उनके साथ मौजूद 2 साथियों को भी ज़ख्मी कर दिया था भीड़ ने। मामला था 2022 का और सिर्फ 3 साल बाद
तबस्सुम खान की अदालत ने फैसला सुनाया और 14 मुलजिमों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, उसके बाद से ही लगातार गौ रक्षक दल, बजरंग दल वाले और इस तरह के जितने शिद्दत पसंद अनासिर हैं वो तबस्सुम खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, रेप करने की धमकी दे रहे हैं, पूरे देश में जेनोसाइड करने की धमकियाँ दी जा रही है। और जब ये मामला लगातार बढ़ता गया तब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने धमकियों की मजम्मत की है, इसको संगीन जुर्म बताया है, जमहूरियत पर, अदालत पर हमला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का कहना है कि हम तमाम लोग तबस्सुम खान के साथ हैं और तबस्सुम खान को जो लोग धमकियां दे रहे हैं अब उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। अगर ये मामला यूं ही जारी रहा तो फिर ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा और हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तबस्सुम खान के साथ है, क्योंकि एक जज पर इस तरह का हमला या एक जज के खिलाफ इस तरह का कमेंट और तबसरा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये बात करते हैं आज की 5वीं खबर के बारे में। 5वीं अहम तरीन खबर यह है कि राम मंदिर में घोटाले का जो मामला है बढ़ता जा रहा है और अब आरएसएस ने भी खामोशी तोड़ दी है। आरएसएस का ऑफिशियल बयान सामने आ गया जिसमें आरएसएस का कहना है राम मंदिर में घोटाला होने की वजह से राम भक्तों की आस्था को तकलीफ पहुंची है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग राम मंदिर में चोरी करने में या घोटाला में, करप्शन में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज तक की आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान, कहा राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची है, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहा है आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ने, आप ज़रा सुनिए। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन रागिनी नायक ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप सुनिए। अब चोरी पकड़ी गई,
40 दिन में 70 चोरियां हो गई। तो कुछ तो करना था, तो यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। और मजे की बात देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट तो सबमिट होती है, दायर की जाती है, पर वो सार्वजनिक नहीं की जाती। तो यानी कि राम मंदिर का नया ट्रस्ट बन रहा है, इसकी घोषणा संसद में की जा सकती है, लेकिन एसआईटी उसी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? किसको बचा रहे हैं? कौन है वो चोर जिसकी दाढ़ी में तिनका है? यह सवाल तो पूछा जाएगा। ये दुभाती क्यों हो रही है? और जब श्रेय आपका है मोदी जी, श्रेय तो है ही, मोदी जी ने लिया श्रेय खूब, 56 इंच की छाती को ठोक ठोक के श्रेय लिया राम मंदिर के निर्माण का। जैसे कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय करा बैठी हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद राम मंदिर नहीं, उससे पहले ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया हो। और जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी शायद गुजरात में अपनी जमीन जायदाद बेच के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर श्रेय आपने लिया। श्रेय लिया तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे अंधभक्त लगातार चुनाव में कहते रहे कि जो राम लला को लाए हैं आप उन्हें सरकार में लाइए। तो जिम्मेदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। और ये तस्वीर देखिए आप, बहुत वायरल हुई, बहुत चलाई, होर्डिंग पोस्टर बने, सारे औपचारिक हैंडल्स पे सोशल मीडिया में ये तस्वीर चली थी कि मोदी जी का एक विराट काय स्वरूप है। देखिए कितने बड़े मोदी जी, और छोटे से रामलला उंगली पकड़ के मोदी जी राम मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। और अब हम क्या कहें? और उसी राम मंदिर में जो हुआ, राम जी के साथ जो विश्वासघात हुआ, देश की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ, उस पर मोदी जी मुंह में दही जमाए बैठ गए। तो आप विदेश जाइए मोदी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप नकली अवार्ड भी बटोरिए, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रामलला के साथ, रामलला के अनुयायियों के साथ, भारत की सामूहिक आस्था के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आइए अब बात करते हैं आज की छठी और अहम तरीन खबर के बारे में। इस न्यूज़ को बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के नौजवान लड़के हमारे माशरे में पाए जाते हैं। दरअसल चीन ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप के ज़रिए ई रिक्शा की बैटरी को बंद किया जा सकता है और उस ऐप का सहारा लेकर, उस ऐप को इस्तेमाल करके गरीब ई रिक्शा वालों की बैटरी को बंद किया जा रहा है। नौजवान लड़के इस तरह का काम करते हुए वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, लाखों में व्यूज़ हासिल कर रहे हैं और इस पर वो जश्न मना रहे हैं, जबकि बेहद शर्मनाक मामला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला क्या है आप उसे समझिए। एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है BAT बैट, और इस एप्लीकेशन के ज़रिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके ई रिक्शा की बैटरी को बंद किया जा सकता है। अब हो ये रहा है कि बहुत सारे नौजवान लड़के इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके रास्ता चलते हुए ई रिक्शा की बैटरी को बंद कर देते हैं और जैसे ही ई रिक्शा की बैटरी बंद होती है, रिक्शा वहीं पर रुक जाता है। दोबारा रिक्शा को चालू करना बहुत मुश्किल होता है। जो पैसेंजर रिक्शा पर बैठे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और कुछ लड़के लगातार यही हरकत कर रहे हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप देखिए। भाई ये देखो, ये नया ऐप आया है मार्केट में, ये आगे जा रहा है, ये कनेक्ट है इससे, ठीक है? आप देखना पाए पूरी गैंग निकली है टिर्री नॉक करने के लिए। इन्होंने बहुत जिंदगी खराब कर रखी है बैटरी रिक्शे वालों ने। ये देख लो, हमने अब तक 15 टिर्री वाले नॉक कर दिए, रोड पे ऑफ करके छोड़ दिया, परेशान घूम रहे हैं। भाई बहुत मजा आ रहा है, दिल को इतनी तसल्ली मिल रही है, इतना सुकून मिल रहा है। दिखाऊंगा वीडियो में, सारी टिर्रियां गायब कर दिया आज। टिर्री बंद वो बनाइए वीडियो, वो देखिए वीडियो। इसी तरह मुरादाबाद के एक ई रिक्शा ड्राइवर के रिक्शा को बंद कर दिया गया। उनकी वीडियो वायरल हुई, लोगों को अफसोस हुआ, कुछ लोगों ने जाकर उनकी मदद की। बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए? अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, और बच्चों को रोटी दे। क्या गलत है यार, ये बहुत
देखो यार, चचा को रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है एक तरह से यार। कोई भी मुरादाबाद का गाड़ी करा तो मैं मुरादाबाद पुलिस से अपील करता हूँ, वो कंप्लेन करे उनके खिलाफ, है नहीं है? जो भी लड़का ये चीज कर रहा है, ले गए हमको क्या दो? है नहीं है? चाचा बात सही है। ये खींच के लेके आ रहा था, मैंने देखा तो रोक के इनकी गाड़ी करी है यार। गलत है यार, ऐसा किसी के साथ मत करो प्लीज। आपने देखा इनकी वीडियो को। अब मामला क्या उसे समझिए, देश के लिए भी खतरा है और सरकार को अब सीरियस लेना होगा, क्योंकि इन दिनों लगातार ई व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है। कल की खबर है कि दिल्ली हुकूमत ने कहा कि मार्च 2028 से ई व्हीकल ही चलेगी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। पेट्रोल वाली बाइक या मोटरसाइकिल को 2028 से लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक कारें आ रही है उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको लगातार सब्सिडी दी जा रही है और पेट्रोल या डीजल वाली कारों को कम किया जा रहा है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये देखिए कि वहाँ जो बैटरी इस्तेमाल हो रही है उसको एप्लीकेशन और ब्लूटूथ के ज़रिए बंद किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, कहीं पर रोका जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक कारें हैं या इलेक्ट्रिक बाइक है वो महफूज नहीं है, ख़तरा है। अभी ई रिक्शा के साथ ऐसा हो रहा है, कभी किसी की कार को इसी तरह रोका जा सकता है, किसी की मोटरसाइकिल को बीच रास्ते में बंद किया जा सकता है और इसकी वजह से ये जो गाड़ियां हैं वो महफूज नहीं है, सिक्योरिटी रीज़न से महफूज नहीं है और एक्सीडेंट के जो वाक़यात हैं वो बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार को सोचना होगा, कोई ना कोई इसका नतीजा निकालना होगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। खबर दर खबर का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा की तकरीब आज यानी 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है। उस पर मैंने एक अलग से तफसीली वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 3 जुलाई से उनकी तकरीब शुरू हुई है और ये सिलसिला जारी रहेगा 9 जुलाई तक। 3 जुलाई को बाहर के ममालिक का जो डेलीगेशन पहुंचा है वो उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे, नमाज जनाजा अदा करेंगे। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अवाम नमाज जनाजा अदा करेगी। उसके बाद 6 और 7 जुलाई को ईरान के इल्मी शहर कुम में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और बाई रोड उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा। उसके बाद 8 जुलाई को इराक़ के करबला और नजफ़ में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और 9 जुलाई को ईरान के तारीख़ी शहर मशहद में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और वहीं उनकी तदफीन होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि उनके बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई मशहद में नमाज जनाजा की इमामत कराएंगे। पूरी तफसील उस वीडियो में देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।